ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता का हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, धीरे धीरे कोरोना के साथ हमें 5 महीने होने को आए, लेकिन कुछ चीज़ों की कभी आदत नहीं पड़ती, है ना? वो चीज़ दुख हो या बुरा समय हो तो आदत में शामिल होती ही नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि दुख या बुरा समय हमें घिस कर, मांझ कर चमका देता है। हम अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। हमारी कमजोरियां हमारी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं कि छोड़ना है हमें या फिर मैं पकड़े रहूं। होता है ना ऐसा? इन 5 महीनों में हमारी खान पान की आदतें बहुत बदली हैं। बाजार की चटर पटर बंद है। घर का शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक खाना खाने से घर के खाने की वैल्यू बढ़ गई है। श्रोता साथियों, जब से कोरोना के संक्रमण से लोगों का बीमार होना शुरू हुआ है ना, तभी से बेहतर खान पान की ज़रूरतों पर बल दिया जाने लगा है। बेहतर स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता को सभी ने महसूस भी किया है। न सिर्फ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भोजन का पौष्टिक होना ज़रूरी है, बल्कि जो लोग रोग से ग्रसित हैं उनमें भी पथ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुएं दी जाती हैं। फिलहाल चूंकि रोग यानी कोरोना और कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और उन्हें भोजन दिया जा रहा है होटल तानसेन रेजिडेंसी का बना हुआ। किस प्रकार रोगियों का भोजन तैयार करके हॉस्पिटल तक भेजा जाता है, ये जानने के लिए हमने बात की होटल तानसेन रेजिडेंसी के जनरल मैनेजर श्री एच.एस. दंडौतिया से। आइए सुनते हैं श्री एच.एस. दंडौतिया से की गई ये बातचीत। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं तानसेन रेजिडेंसी के जीएम एच.एस. दंडौतिया जी। दंडौतिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू मैडम। दंडौतिया जी, आपका जो होटल है एक तो शहर के बीचों बीच है और मध्य प्रदेश सरकार का एक वेंचर है। कोविड के लिए जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां हाँ पर जी। कोविड रोगियों के लिए जो संक्रमित हैं उनके लिए आपका होटल जो है वो खाना प्रोवाइड कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आप लोग अपनी तरफ से क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। इसके लिए हम लोग पूरा हाइजीन वैल्यू पूरी मेंटेन करते हैं। हम्म। खाना बनाते समय मास्क का यूज करते हैं और ग्लव्स और शेफ कैप वगैरह पूरा यूज करते हैं। हम्म। तो उससे कोई भी खाने वो नहीं रहती। पूरी अलग अलग वैरायटी का खाना भी हम इसमें दे रहे हैं सभी को, हम्म। क्योंकि इसमें क्रिटिकल पेशेंट भी हैं तो उनका लिक्विड डाइट भी हम लोग दे रहे हैं, प्लस दलिया, खिचड़ी हम्म। और नॉर्मल जो फूड होता है उस तरह हम्म। का सब खाना हम लोग इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी और स्टैंडर्ड का पूरा इसमें ख्याल रखते हैं और हाइजीन वैल्यू मेंटेन रहे हम्म। उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। ये पूरा डाइट किस तरह से होती है, सुबह से लेकर रात तक के खाने की, वो सारी चीजें बताइए। डाइट में इसमें सुबह ब्रेकफास्ट और ब्रेड टी रहती है हम्म। और लंच लंच हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट ब्रेड टी वो कहीं से मैनेज कर रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं। हम्म। और लंच और डिनर ये दो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दो चीजें। जो मेन कोर्स का खाना है वो आप लोग प्रोवाइड कर मेन रहे हैं। कोर्स हम लोग कर रहे हैं, हाँ जी। लंच में क्या क्या चीजें रहती हैं? लंच में इसमें एक वेजिटेबल है और एक दाल रहती है। कभी इसमें रायता और दही भी इसके साथ रहता है, कभी रायता कभी दही और चपाती, राइस एंड शाम को एक टाइम में स्वीट रहता है। जो गंभीर रोगी हैं, आपने कहा लिक्विड डाइट पर हैं, तो हाँ जी। उनके लिए किस तरह का खाना होता है? उनके लिए जनरली दाल का पानी जो होता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हम्म। और जो थोड़े ठीक हैं, मतलब दिक्कत तो है उनको, उनके लिए हम लोग दलिया खिचड़ी अलग से बनवा के हम्म। सिंपल दलिया और खिचड़ी वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो प्योरली लिक्विड डाइट पर हैं उनके लिए दाल का पानी और इस तरह सूप वगैरह प्रोवाइड हाँ करते जी। हैं, हाँ जी। और जो सेमी लिक्विड पर है उनके लिए दलिया खिचड़ी जैसी चीज है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो थोड़े से अच्छे मरीज हैं, जिनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, उनके लिए आप प्रॉपर उनको मील। नॉर्मल डाइट प्लस डायबिटिक डाइट भी हम लोग दे रहे हैं अलग से। डायबिटिक में राइस नहीं रहता है, इसकी जगह एक आइटम और एक्स्ट्रा रहता है हम्म या सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, लेकिन ये डायबिटिक डाइट भी हम लोग दे रहे हैं। ये लंच कब तक पहुंच जाता है आपका? लंच हम लोगों का ये 1 से 2 के बीच का टाइम है, उस हम्म पीरियड में हम लोग पहुंचा देते हैं। हम्म और डिनर शाम को 8 से 9 का टाइम है, उस पीरियड में हम लोग। हम्म। कितने लंच पैकेट्स आप या डिनर पैकेट्स आप पहुंचा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में? ये मैडम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हम्म बट करंट में अभी जैसे आजकल की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग अराउंड 130 या 140 के आसपास हम लोग दे रहे हैं। पहुंचा रहे हाँ जी, हाँ। हैं। डिनर का मेन्यू क्या रहता है? डिनर भी सेम मेन्यू रहता है, बाकी इसका रोटेशनल मेन्यू है। हम्म तो दाल से लेके सब्जी और हर चीज बिल्कुल चेंजेस उसमें करते रहते हैं हम लोग। हम्म और चेंज होके गेस्ट को जाता है, पूरी वैरायटी गेस्ट को दी जाती है। कहते हैं कि खाना बनाने में जिस भाव का प्रयोग किया जाता है, खाने वाले को उतना ही स्वाद आता है और उसके शरीर को लगता है कि महिला घर की जो किचन में खाना बना रही है वो यदि प्रेम से बनाती है तो खाने वाले को स्वाद भी आता है और सेहत में भी सुधार होता है उसकी। तो आपके यहाँ जो किचन है उसमें काम करने वाले जो शेफ और कर्मचारी हैं, वो किस भावना से ये काम करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत नोबल कॉज है ये। नहीं मैडम, हम लोग ये हमारे आदरणीय एसीएस सर और हमारी एमडी थी पहले सोनिया मैडम, हम्म अभी विश्वनाथ सर आ गए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। ये हम लोग सब्सिडी रेट में हम लोग कर रहे हैं। हम्म और हम्म और हमारे शेफ जो हैं काफी पुराने हैं, यहाँ करीब 15-15, 20-20 साल पुराने शेफ हैं। हम्म तो पूरी इस फीलिंग के साथ कि किसी भी तरह की मरीज को तकलीफ नहीं हो और हम्म अच्छा से अच्छा खाना मिले उनको। हम्म और 26-27 मई से हम लोग ये कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे हैं हम्म और मोस्टली पेशेंट सेटिस्फाइड रहते हैं। एक लंच पैकेट या एक डिनर पैकेट, ये दो, एक मरीज के लिए आप दो पैकेट्स जो हैं वो डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका टोटल कॉस्ट कितना आता है? इसका टोटल कॉस्ट मैडम इसका 105 रेट है इसका, एक मील का, बेसिक मील का। हम्म 105 लंच का है, 105 डिनर का है। हम्म टैक्सेस इंक्लूड है इसमें, 100 रुपीज कॉस्ट है वैसे। मतलब ये 105 रुपए आप टैक्स इंक्लूड करके बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी। तो लगभग 210 रुपए का एक मरीज को लंच और डिनर पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो कहीं और से मैनेज कर रहे हैं, बेड टी और ब्रेकफास्ट। और बाकी कहीं और से मैडम दे रहे हैं। फ्रूट्स वगैरह भी वो कहीं और से मैनेज कर रहे फ्रूट डाइट भी हम लोग दे रहे हैं, फ्रूट डाइट दे रहे हैं, डायबिटिक डाइट दे रहे हैं इसमें, हैं। लिक्विड डाइट दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं। हम्म और दूध ब्रेड का रिक्वायरमेंट कई बार आता है, वो देते हैं। दूध बिस्किट का आता है, वो देते हैं। वेरी तो गुड। पेशेंट की जो डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये डिमांड आपके पास वहाँ जो भी सुपरिटेंडेंट होंगे उनके थ्रू आती होगी? हाँ जी, हाँ जी, उनके थ्रू आती है। जी, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, एक इनिशिएटिव आपने लिया था जी। जब रेस्टोरेंट्स बंद थे और घरों में लोग परेशान थे क्योंकि बाहर का खाना उन्हें मिल नहीं पा रहा था, तो टेक अवे की सर्विस आपने शुरू की थी स्पेशली फॉर कोविड पीरियड। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। ये टेक अवे की सर्विस का इनिशिएटिव कैसे लिया, क्या क्या चीजें इसमें भी ध्यान रखी गई, ये इस बताइए। इसमें भी पूरा मैडम किचन सैनिटाइजेशन प्लस होटल सैनिटाइजेशन, ये हमारा रेगुलर फीचर है। डेली 2 से 3 बार हम लोग होटल को सैनिटाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। हम्म और अच्छे ब्रांडेड केमिकल का इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। हम्म और कोई भी गेस्ट अगर होटल में एंटर करता है तो उसका थर्मल स्कैनिंग एंड सैनिटाइजेशन वगैरह उसको पूरा कराते हैं। स्टाफ के लिए भी ये नियम है, हम्म हाथ धो के स्टाफ होटल में एंटर करता है या अपने हाथ सैनिटाइज करके होटल में एंटर करता है। हम्म और ग्लव्स वगैरह यहाँ पॉसिबल है, वहाँ ग्लव्स जरूर पहनता है। हम्म और ये सब चीजें जो जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं या गवर्नमेंट मध्य प्रदेश से आए हैं, हम्म उनको पूरा पूरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम्म। और ये टेक अवे की सर्विस जो आप लोगों ने प्रोवाइड की थी, एक स्पेशल टेम्परेचर पे खाना पहुंचाना, ये सब बताइएगा थोड़ा। टेक अवे मैडम गेस्ट को, क्योंकि गेस्ट आना अवॉइड कर रहा था, हम्म तो हम लोगों ने पूरा उसको हाइजीन वैल्यू के साथ में खाना पैक करके हम्म और अपने स्टाफ से, प्लस अभी हम लोगों ने फ्यूजन ऐप भी एक हमने लॉन्च किया था बीच में, फ्यूजन ऐप भी हमारा है, उसके थ्रू भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं हम्म और खाना लेके जाते हैं। और डिलीवरी भी हम लोगों ने बीच में चालू की थी, डिलीवरी भी दे रहे थे। हम्म। डिलीवरी और टेक अवे दोनों तरह की सर्विसेज स्टार्ट की थी और पूरा उसको हाइजीन वैल्यू और कोविड के प्रोटोकॉल को मेंटेन करके
उस तरीके से ये फूड हम लोग गेस्ट को प्रोवाइड कर रहे थे, ताकि गेस्ट को लॉकडाउन पीरियड में भी अच्छा खाना कम से कम मिल सके और उसको एक अच्छी क्वालिटी का फूड, तानसेन जिसके लिए फेमस है ग्वालियर में, वो लोग। क्योंकि तानसेन रेजिडेंसी जो है वो एक मॉडल रेस्टोरेंट और होटल की तरह से काम कर रहा है। आपको देख के और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं वो सेम चीज कॉपी करेंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं, दूसरे लोग भी अपने यहाँ व्यवस्थाएं उसी तरह की करेंगे। तो दूसरे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं या जो होटल्स के मालिक हैं? दूसरे लोगों को भी मैडम ये पूरा फॉलो करना चाहिए। हालांकि अच्छे होटल्स जो हैं या रेस्टोरेंट हैं वो तो डेफिनेटली इसको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, और जो फॉलो करेंगे उनका ही बेनिफिट इसमें है। क्योंकि किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है तो उसमें रेस्टोरेंट सफर करता है, रेस्टोरेंट को बदनामी भी होती है। और हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने जितना प्रोटोकॉल आया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मध्य प्रदेश सरकार से आया है, उसको फॉलो करें, तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे और अपना खुद को भी बचा पाएंगे और हमारे वैल्यूएबल जो गेस्ट हैं उनकी भी हम अच्छे से सर्विस दे पाएंगे और कंटिन्यू सर्विस दे पाएंगे। फूड जो है वो हेल्थ और हाइजीन से जुड़ी हुई चीज है। यहाँ पर गुडविल काम करती है, जैसा कि आपने कहा कि एक बार बदनामी होगी तो वो गुडविल बनाने में काफी समय लग जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है लोगों को ध्यान में रखने की। जी। एक चीज यहाँ और है, जो कस्टमर्स आपके आ रहे हैं, जो लोग आपके यहाँ डाइन इन करने के लिए आते हैं, उनके लिए कुछ विशेष कहना चाहेंगे आप कि वो किस चीज का ध्यान रखें? उनको मैडम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक तो हम लोग कराते ही हैं, रेगुलर है उसको। जैसे हमारा रेस्टोरेंट है, इसकी कैपेसिटी भी हमने ऑलमोस्ट हाफ कर दी है और चेयर्स के बीच में डिस्टेंस किया हुआ है। टेबल पे चेयर जो लगाई हैं वो हाफ कर दिया, उसका स्ट्रेंथ जो है। तो गेस्टों को रिक्वेस्ट भी हम करते हैं दूर बैठें, बैठ भी रहे हैं लोग, अपने आप भी लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। सभी को अपनी अपनी चिंता है कि किसी को इसी परेशानी नहीं हो। और फूड वूड बिल्कुल उस तरीके से ही हम लोग जैसे गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हम लोग देते हैं। हम गेस्ट को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्टेंस का पालन करें, टेम्परेचर चेक करके ही उनको एंट्री अंदर देते हैं और सैनिटाइजेशन करा के एंट्री देते हैं। और गेस्ट भी फॉलो कर रहे हैं, इसमें काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं गेस्ट हमारे। वैल्यूएबल गेस्ट हैं, हमारे बरसों से जुड़े हुए गेस्ट हैं, वो सबसे पुरानी होटल है ग्वालियर की। जी। और उनका अच्छा सपोर्ट हमको मिल रहा है, उसी की वजह से हम लोग सर्वाइव भी कर पा रहे हैं। दंडोतिया जी, बहुत अच्छी बातें आपसे हुई और निश्चित तौर पर ये चीजें जब लोगों को पता चलेंगी कि इस तरह से काम हो रहा है तो बाकी रेस्टोरेंट्स भी इससे सीखेंगे और लोग किस तरह से बाहर जाना है, बाहर निकलते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये भी लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दंडोतिया जी आपका। थैंक यू। थैंक यू। आप थे होटल तानसेन रेजिडेंसी के जीएम श्री एच.एस. दंडोतिया। श्रोता साथियों, कुछ लोग लगातार सेवा के अपने जज्बे के कारण समाज को दिशा देते रहते हैं। पिछले दिनों हमने आपको आश्रम स्वर्ग सदन के संचालकों की टीम के लीडर विकास गोस्वामी से मिलवाया था। आश्रम के सभी रहवासियों को भोजन बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी जूली दीदी की है, ऐसा उन्होंने अपनी बातचीत में बताया था। तभी हमने सोच लिया था कि हम जूली दीदी से भी आपको मिलवाएंगे। जूली दीदी न सिर्फ आश्रम के रहवासियों को भोजन बनाकर खिलाती हैं, बल्कि 6 बेसहारा लड़कियों की अभिभावक भी हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनसे ये सारे काम निरंतर करवा रही है, ये जानने के लिए हमने बात की जूली दीदी यानी जूली अनेजा से। आइए ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। जूली दीदी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जूली दीदी, आश्रम स्वर्ग सदन के जो रहवासी हैं उनके लिए आप कितने बरस से खाना बना रही हैं? जिस दिन से आश्रम स्वर्ग सदन खुला है, मतलब फर्स्ट डे से, आज 2.5 साल हो गया लगभग। और खाना बनाना एक ऐसा काम है जिसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि आज छुट्टी मार लेते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कभी मुझे कहीं जाना होता है और मैं बहुत अच्छे से, जैसे दलिया खिचड़ी में रात को टरकाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे जल्दी जाना है। हाँ। तो मेरा वहां जाके मन नहीं लगता कि हाय मैंने आज अच्छे से खाना नहीं लिया है या कुछ भी। मतलब अपने परिवार जैसा लगता है, इसलिए जी, उनको बिल्कुल, जिम्मेदारी से बिल्कुल। खाना खिलाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जब से स्वर्ग सदन की स्थापना हुई है, आप बता रही हैं 2.5 साल, इस 2.5 साल के दौरान आपको कहीं आना जाना हुआ तो कैसे मैनेज किया अपना किचन आपने? बस मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ, या फिर ये समझ लीजिए कि वो टू
एक कदम बढ़ा के तो देख मैं तेरा साथ ना दूं, तो वो वाली बात हो जाती है। हम्म। मैं हर महीना शिरडी जाती हूँ, मैं साईं भक्त हूँ और मुझे सब कुछ बाबा की प्रेरणा से होता है। हम्म। मैं हर मंथ में 3 दिन के लिए शिरडी जाती हूँ। जी। मतलब जाना, पहुंचना और वहां से दर्शन करके वापस आना। हम्म। इन 3 दिनों में मेरे जो फ्रेंड लोग हैं, हम्म। वो अपने घर से एक समय नाश्ता, एक समय दोपहर का खाना, एक समय रात का खाना, हम्म। जब तक मैं घर नहीं आ जाती हूँ, जब तक मेरे फ्रेंड लोग मेरी जिम्मेदारी उठाते हाय हाय, इतने प्यारे हैं। दोस्त जी तो बने जी रहने बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल, दोस्तों की वजह से सब कुछ है मेरे को, तो हाँ। बहुत मेरे दोस्त अच्छे हैं वो। हम्म। जी होता क्या है, कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से निभता है। जितना आप करते हैं पलट के आपको उससे ज्यादा मिलता है, और फिर आप कोशिश करते हैं कि आप कुछ ज्यादा करो। तो जी जी ईश्वर ऐसे रिश्तों को नजर ना लगाए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको बहुत। जी। धन्यवाद। खाने में क्या क्या चीजें रहती हैं? जैसे सुबह का नाश्ता आपको भेजना है, तो आप क्या कोशिश करते हैं, कितने बजे तक भेजना होता है, और क्या बनाती हैं जनरली आप नाश्ते में? मैंने एक लिस्ट बना ली है कि सोमवार को ये, मंगल को ये, हम्म। ताकि रात में ही आधी तैयारी हो जाए तो सुबह प्रॉब्लम नहीं हो। हम्म। 9 बजे तक नाश्ता जाता है, और एक दिन दलिया, एक दिन उपमा, हम्म। एक दिन पोहा, हम्म। एक दिन ब्रेड का सैंडविच वगैरह। हम्म। इस तरीके से मैंने वो बना लिया है अपना, हम्म। और आधी तैयारी रात में लगा के भेजती हूँ। 8:30 तक बच्चे आ जाते हैं, 9 बजे तक ले जाते हैं खाना, हम्म। हम्म। नाश्ता। और दोपहर के खाने में भी ऐसे आपने हर दिन का अलग जी अलग हिसाब जी। किताब बना रखा है? हाँ जी, कोई गेस्ट का खाना होता है तो हम्म। उन लोग के हिसाब से होता है, लेकिन जब मेरी तरफ से खाना होता है हम्म। तो दाल चावल रोटी सब्जी बस। जी। तो गेस्ट का खाना मतलब जो अभी आपने बोला, ये क्या है? जैसे किसी की बर्थडे है या किसी के माँ बाप की पुण्यतिथि है या वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसमें हम आश्रम में खाना बुक करते हैं लोग बाग, हम्म। जिसका चार्ज करते हैं। हम्म। तो वो अपने हिसाब से मेन्यू देते हैं कि आप, हम ये खिलाना चाहते हैं, आप ये बना दीजिएगा। हम्म। हम्म। तो हम्म। मैं उनके अकॉर्डिंग खाना बनाती हूँ फिर। और फिर मान लीजिए किसी ने कुछ ज्यादा चीजें बोली, तो उसके हिसाब से पैसे चार्ज होते होंगे? नहीं नहीं, पैसा तो वही 1500 रुपया जो रेट हमने रखा है वही है। हम्म। सब वो तो बाबा अपने आप कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, हम्म। लेकिन उन्हीं के अकॉर्डिंग खाना होता है, जो वो अपनी देते हैं चॉइस, हम्म। उन्हीं के अकॉर्डिंग खाना बनता है, हम्म। और उसमें कोई रेट वेट का आगे पीछे नहीं होता है। जी बिल्कुल भी। और डिनर भेजती हैं आप, रात का खाना भेजती हैं, उसमें क्या रहता है जनरली? उसमें कोशिश रहती है कि हल्का हो, मूंग की दाल या लौकी, तोरई। हम्म। मतलब रात को हम हल्का ही खाना देते हैं। दिन भर कोई आ जाता है तो वो भी अपने हिसाब से फल वल खिलाते हैं, और हम्म। रात का दिन का खाना भी हेवी हो जाता है, नाश्ता भी हो जाता है। क्योंकि हम्म। ये लोग ज्यादा वर्कआउट तो करते नहीं है, इसलिए रात में लाइट खाना देते हैं। और ज्यादातर लोग ज्यादा उम्र के हैं, कम उम्र जी। के थोड़े कम लोग हैं हाँ आश्रम में। जी। जी हम्म, जी। तो हल्का खाना बेहतर रहता है। जूली जी, ये सारी व्यवस्थाएं जब आप कर रही होती हैं, तो आपको किसकी किसकी मदद मिलती है? क्योंकि अकेले इतने लोगों का खाना बनाना, इतने दिनों तक बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको खाना बनाने में कौन मदद करता है? मेरे पास बच्चियां हैं 6, मैंने बच्चियां अडॉप्ट की हैं महिला बाल विकास अधिकारियों से। हम्म। तो वो भी मेरी इन सब चीज में हेल्प करती हैं। और हम्म। प्लस मुझे बचपन से दो ही शौक थे, एक गाना गाना और एक खाना बनाना। इसलिए मुझे खाना बनाना कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगता है। मुझे अगर सोते में भी आप कह देंगे कि हाँ। ये सब बनाना है, तो बस मैं 2-5 मिनट में बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लेती हूँ। हम्म। तो मुझे खाना बनाना इतना ऐसा कठिन काम नहीं लगता है। हम्म। और बच्चे मेरी पूरी हेल्प करते हैं, मेरे साथ खाना बनवाते हैं। हम्म। एक मेड रख रखी है जो काटा पीटी सामान वगैरह कर देती है, ये सब चीज के लिए। हम्म। तो सब अच्छे से हो जाता है बिल्कुल। हम्म। अच्छा, ये जो खाना आप रोज का भेजती हैं, तो ये जी इसका खर्च कैसे निकलता है? देखिए, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम्म। और पहले तो मैंने जब ये शुरू किया था, हम्म। तब कुछ कम लोग थे, तब तो मैंने पूरी तरह जिम्मेदारी उठाई थी इसकी कि मैं करूंगी। हम्म। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए तो लोग जुड़ते गए साथ में इसमें। हम्म। हम लोग एक भजन मंडल चलाते हैं, साईं मित्र मंडल करके हमारा भजन मंडल बना हुआ है। हम्म। हम उसमें 8 लेडीज हैं। तो हम लोग ये जो भजन संध्या, या आपके बच्चे की बर्थडे हो या आपकी हम्म। वेडिंग एनिवर्सरी हो, हम्म। इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं। हम्म। इसका कोई चार्ज नहीं रखते, लेकिन सबको मालूम है कि हम इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, हम्म। तो लोग उपहार स्वरूप हमें लौटते में एक लिफाफा जरूर देते हैं। हम्म। उसमें हमने कोई चार्ज नहीं रखा है, जिसको जितना इच्छा होती है वो वैसे करता है। हम्म। तो उस पैसे को हम इस जगह लगाते हैं। प्लस हम्म। अब तो इतने लोग जुड़ गए हैं कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ आश्रम में दान स्वरूप में खाद्य हम्म। सामग्री, हम्म। या वैसे ये खाने का जो चार्ज होता है
ये सभी चीजें हम लोगों को अवेलेबल होती हैं, तो बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाता है। मैनेज हो जाता है। जी जी जी। कभी आश्रम के लोग फरमाइश नहीं करते कि आज हमें ये खाने की इच्छा है, जूली दीदी ये बना दीजिए? जी, बिल्कुल करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों की इच्छा पूरी करना। और सच बताऊं तो मैं खुद समझ जाती हूँ कि आज मतलब बहुत दिन हो गए हैं ये चीज नहीं बनाई है, या जैसे और जो लोग हैं वो कहते हैं दीदी बहुत दिन से इडली नहीं बनी है या हाय ये हाय। नहीं बनी है, तो पता लगा कि उससे रात पहले ही मैंने सूजी वगैरह घोल के रख दी है। मतलब इतना क्लोज, इतना सब, इतना बढ़िया रिश्ता हो गया है कि मैं क्या बताऊं आपको कि कहने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ती है। आपने बताया कि आपने 6 लड़कियां अडॉप्ट की हैं। इस तरफ रुझान कैसे हुआ और किस तरह से ये लड़कियां आपने अडॉप्ट की और अब आगे क्या योजना है आपकी? तो ये हमें बताएं। बच्चियों का तो देखिए मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ करना चाहती थी बच्चियों के लिए, क्योंकि मेरा बचपन कुछ मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा है। वैसे तो सब ठीक था और फाइनेंशियल कुछ अच्छा नहीं गुजरा है। और मेरी शादी भी जिन दिनों हुई थी, मेरी मदर, उनको उसी दिन अटैक हुआ था, एक दिन पहले ही, तो वो हॉस्पिटल में थी। मेरा कन्यादान किसी ने किया, सामान कोई लाया, कोई मतलब इस तरीके से शादी हुई थी कि मुझे उसी समय, शादी के समय ही लगा था कि आज मेरा परिवार है तो मेरी शादी इस तरीके से हो रही है। और जिनका परिवार नहीं होता है, जो बच्चे अनाथ होते हैं, उनकी शादी या उनके सारे काम कैसे होते होंगे। तो मैंने लगभग उसी समय सोचा था कि जब मैं अच्छे से सेट हो जाऊंगी, अपनी फैमिली से फ्री हो जाऊंगी, तो मैं बच्चियों के लिए विशेष जरूर कुछ काम करूंगी। और सबसे पहले काम मैंने यही किया शादी के बाद कि अपने हस्बैंड को इस तरफ थोड़ा सा उन्हें कन्विंस किया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के बाद ये सब करना चाहती हूँ। और जैसे ही मुझे मेरे बच्चे बड़े हुए और वो अपने अपने लायक हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ये सब करना चाहिए। आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। तो अभी क्या कर एक रहे हैं वो? एक बेटा 12th में है हम्म, और दूसरा कनाडा बस 10-15 दिन में जाने की तैयारी में है। वो हायर एजुकेशन के लिए हम्म। वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहता है। हस्बैंड का सहयोग मिला, इतना आप कर पाई इस वजह से बहुत जी क्रेडिटेबल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं इसी वजह से अपने पैर पीछे खींच लेती हैं कि उन्हें घर का सपोर्ट नहीं मिलता। आपके हस्बैंड भी इस तरफ क्या थोड़ी बहुत रुचि लेते हैं? थोड़ी बहुत भी फुल उनका, उन्हीं की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि ना मुझे गाड़ी चलानी आती है, तो मुझे कुछ भी चीज की जरूरत होती है तो मैं उन्हीं को कहती हूँ कि आप चलिए। या आश्रम में कोई गेस्ट आते हैं और मुझे मिलने जाना है या कुछ है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि चलो। मतलब मैंने तो शादी के तुरंत बाद से ही उनको इस चीज के लिए कन्विंस करना शुरू कर दिया था कि आप मेरी और कोई बात माने चाहे नहीं माने, जब मैं ये काम करूंगी तो उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और उन्होंने पूरी तरह से, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी इस चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं कि क्योंकि आप सोचिए किसी के परिवार में अचानक से 5-6 बाहर की बच्चियां आ जाएं और जिसमें लड़के हों, तो वो कैसे बच्चे वो करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे खूब अच्छे से एडजस्ट करते हैं उन बच्चियों के साथ भी और मेरे साथ भी खूब अच्छे से। ये जो 6 बच्चियां हैं, इनके क्या नाम है और उम्र कितनी है इनकी? लगभग सभी की उम्र 19 साल के आसपास है। 2 बच्चियां बस 14 और 15 की है, जो फोस्टर केयर के प्रोसेस में मेरे पास हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप 6 साल से लेकर 14 साल तक की बच्ची को ले सकते हैं। उसके टेम्पररी पेरेंट्स बन सकते हैं। अच्छा। उसको बोलते हैं फोस्टर केयर। उसमें हर 6 महीना में बच्चे की मर्जी पूछी जाती है कि आप अच्छे से रह रहे हैं या नहीं, और हर 6 महीने में मेरी मर्जी पूछी जाती है कि आप बच्ची को रखना चाहते हैं कि नहीं। जी। और एक आफ्टर केयर का प्रोसेस होता है, उसमें 18 से ऊपर की बच्चियां होती हैं जिनको आप उनके अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई और या अच्छा घर वर ढूंढने के लिए या वो कोई काम सीखना चाहती हैं उसके लिए आप अपने पास रखते हैं और उनकी पेरेंट्स बन के उनकी देखभाल करते हैं। तो ये जो 6 बच्चियां हैं, इनके जी। नाम पहले बताएं। सबसे बड़ी है खुशबू, उसके बाद पूनम, आराध्या और मानसी और महक। ये बच्चियां सारी की सारी आगे क्या करना चाहती हैं? भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? कुछ पढ़ना लिखना या कोई कला सीखना चाहती हैं? अभी फिलहाल तो सभी पढ़ रही हैं। उसमें से एक बच्ची ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्ट रखती है, जो अभी सीख रही है। अभी फिलहाल लॉकडाउन में नहीं जा रही, वैसे ब्यूटी पार्लर सीखने जाती है। और एक बच्ची नर्स बनना चाहती है। वाह। जी।
और एक ये शादियों के जो डेकोरेशन का वर्क होता है सारा साड़ियों का और मटकी वटकी सजाने का, वो उस चीज में रुचि रखती है और मेरी एक फ्रेंड के यहाँ ये क्रिएशन का काम सीखने के लिए जाती है। और बाकी तो दो अभी छोटी हैं, वो तो अभी पढ़ ही रही हैं। जो भी ये करना चाहेंगी वो मुझे खुल के बताती हैं कि माँ हम ऐसा करना चाहते हैं और मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ। अभी अब हमने आगे ये सोचा है कि हम दीपावली से जो धनतेरस के बीच में जो 3 दिन पड़ते हैं बड़े, उसमें हम अपने हैंडीक्राफ्ट का सब सामान बना के और एक बढ़िया सी एग्जीबिशन लगाने का वही प्लान कर रहे हैं और आजकल उसी की तैयारी में है। उसमें कैसी चीजें आप प्रदर्शित करना चाहती हैं? उसमें जैसे हम लोग पेंटों के बने हुए थैले, जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, पर हमारा उद्देश्य उसमें ये होगा कि प्लास्टिक हटाओ। वाह! हम हर सब्जी वाले को जाके कन्विंस करना चाहते हैं कि आप चाहे हमसे ये मुफ्त में लो, लेकिन आप अपने कस्टमर को ये इसमें सब्जी दो और नेक्स्ट डे जब वो आए तो उससे कहो कि वो थैला लेकर आए और हम आप उसको न्यू थैला दीजिए। तो हम 2 बार देंगे, 4 बार देंगे, 8 बार देंगे फ्री में, तो कभी उसे ऐसा लगेगा कि नहीं इनका कुछ नहीं तो लागत तो देनी ही चाहिए या जो भी हो। वो आगे का नहीं सोचा, पर फिलहाल ये सोचा है कि कुछ नहीं तो हम 10 दुकानों को भी ये कन्विंस कर पाए कि आप प्लास्टिक हटाओ तो शायद कुछ कर पाएंगे। क्या बात है जूली, आपके जैसे लोग यदि समाज में रहे तो बहुत सारे परिवर्तन अपने आप धीरे धीरे आएंगे। नहीं, लेकिन ये सब अकेले नहीं हो रहा है, ये मेरी बच्चियों को अगर मैं अपने आइडियाज बताती हूँ या वो मुझे अपने आइडियाज बताते हैं तो हम लोग एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और या इतने मन मिल चुके हैं, इतने विचार मिल चुके हैं कि मैं जो कहती हूँ या वो जो कहती हैं तो हम लोग एक दूसरे को मिलके करते हैं ये सब। लोग समय की कमी का रोना रोते हैं और आप तो 24 घंटे में 48 घंटे का काम करते हैं। ये जो थैले आप बनाते हैं इसके लिए कच्चा माल या कपड़े जो है वो कहाँ से लेके आते हैं? देखिए, ये सब काम करने से पहले मैं बुटीक चलाती थी, तो अभी फिलहाल तो मेरे पास उसी का बहुत सारा रॉ मटेरियल वगैरह सब पड़ा हुआ है। और नहीं तो जैसे जो पेंटे वेंटे जो घर की ही रिजेक्ट होती हैं, उनके नीचे का हिस्सा काट लिया या जो पुरानी चादरें हमने रिजेक्ट की तो कोई खराब तो होती, मतलब ऐसी गली सड़ी तो होती नहीं है, उन्हीं से बनाया। तो ये सोफे के कवर वगैरह जो रिजेक्ट होते हैं अभी फिलहाल न्यू एक तरफ बना रहे हैं और इस तरीके के यूज किए हुए एक तरफ बना रहे हैं। पहले के जमाने में होता ही था कि लोग घर के पैंटों के कपड़े ही बना करके उसी को लेकर के जाते थे और आजकल ये चलन खत्म हो गया है, ये चलन वापस लेके आना पड़ेगा। बस वही कोशिश है कि थोड़ा सा अगर ना भी कर पाए तो एटलीस्ट कोशिश तो करनी ही चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इतनी अच्छी जो पहल आप कर रही हैं वो सफल हो। जूली जी, इसके अलावा अभी फिलहाल जितने लोग आपको सुन रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने परिवार के अलावा समय भी है और हमारे पास कैपेबिलिटी भी रुपए पैसे से भी है तो हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। ये बच्चियां या बच्चे कोई जरूरी नहीं है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो, ये बच्चियों को आप थोड़ा सा हाथ रखिए। लोग आप डरते हैं कि अनाथ आश्रम की बच्चियां हैं, घर आएंगी तो पता नहीं क्या करेंगी ये। नो, घर आती हैं तो वो बच्चियां मेरे हिसाब से तो वो बच्चियां घर के लिए इतना करती हैं कि आप समझ नहीं सकते उस चीज को। सिर्फ हाथ रखने की और हाथ बढ़ाने की, डर को निकालने की देरी है। वो ये बच्चियां आपके साथ बहुत बहुत करेंगी, बहुत समझेंगी आपको। तो जिसके पास भी थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा है या पैसा एक्स्ट्रा है, पैसा तो खैर एक्स्ट्रा कितना भी हो कम होता है, बट अगर थोड़ी सी भी ऐसी गुंजाइश है तो मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं। थोड़ा सा अगर समाज में रह रहे हैं और समाज के लिए कुछ नहीं किया तो और कोई विघ्न नहीं आता। थोड़ा सा आप शुरुआत कीजिए, प्रभु पता नहीं कैसे रास्ता निकालते हैं। अपने आप कुछ ना कुछ होता है, अपने आप कुछ ना कुछ होता है, सब व्यवस्था होती है। जब मैंने शुरू में ये सब किया था तो बहुत डर था कि मैं नई बच्ची घर में लाई हूँ, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस एक बच्ची से हिम्मत मिली, 1 से 2 लाए, 2 से 3, 4, 5। अब तो जब ऐसा लगता है कि नहीं, मिलने आश्रम जाती हूँ और बच्ची कहती है कि आंटी मुझे लेके चलिए, तो बस लौट के आके बस यही घूमता रहता है कि इसके लिए जगह कैसे मैनेज करूँ, इसको कैसे लाऊं और इसको कैसे क्या प्रोसेस करूँ इसके लिए। जो बच्चियों की मैंने शादी की वो बच्चियां भी बिल्कुल इस तरीके से मिलने आती हैं, इस तरीके से पूछती हैं सब कुछ कि कैसे हो मम्मा, क्या है, सब कुछ है, बहुत ही अच्छे से।
जूली जी, आपकी सकारात्मकता को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। बहुत बेहतरीन काम आप कर रही हैं और यदि समाज को एक नई दिशा मिल सकी तो आपका काम भी सार्थक होगा और हमारी बातचीत जो है आज की वो भी सार्थक होगी। बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी बातें करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता साथियों, आप थीं जूली अनेजा। खुद पर यकीन रखिए, खुद पर आपका ये भरोसा आपको आधा रास्ता तो तय करवा ही देगा, बाकी रास्ता हिम्मत और मेहनत के बल पर हो ही जाएगा। तो खुद पर यकीन बनाए रखिए, यथासंभव घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।